लोकसभा का चुनाव मोदी का चुनाव था। मोदी का थोड़ा भय आज भी मुसलमानों में बहुत अधिक है, लेकिन विधानसभा में आप देखिएगा 5 विधायक हमारे थे, 50 विधायक का लक्ष्य हम लोग जीतने का लेकर के चल रहे हैं। लगभग सभी सीटों पे लड़ने का भी हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब आज जहाँ भी होंगे, अगर जन्नत से देख रहे होंगे तो बड़े तकलीफ में होंगे। ये उनका स्वभाव नहीं था। इस तरीके से हार करके, इस तरीके से टूट करके और इतने इसमें जा करके उसमें ज्वाइनिंग करना वो कहीं से अच्छा नहीं है। पूछने तक नहीं गया, हाल चाल लेने नहीं गई। जब बेवा हो गई, वो परिवार अब मजबूर था, तब आपने उसकी चिंता नहीं की। अगर हिना साहब के खिलाफ कैंडिडेट आरजेडी का नहीं होता तो 110% हिना मैडम आज लोकसभा में होती, सदन में होती, और वही श्रद्धांजलि होता शहाबुद्दीन साहब के लिए। ये लोगों ने महसूस कर लिया कि ये डरे हुए हैं, ये अभी ये स्टेप नहीं करना चाहिए था। कोई समझदार राजनेता अगर होता तो ऐसा अभी नहीं करता। आपने दिखा दिया कि मेरे अंदर डर है, तभी मैं फटाफट उनको शामिल करा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई आप जिसके दरवाजे पे जाना पसंद नहीं करते थे, कप चाय पीना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनके जनाजे में जाना पसंद नहीं किया, आज जब जरूरत पड़ा था आप उनको लेकर के आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और कई तरह के नए डेवलपमेंट बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहे हैं। पुराने साथी जो अलग हो गए थे, अब वो एक साथ आ रहे हैं। उपचुनाव में एक बात तो तय हो चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो मुसलमान वोटों को लेकर काफ़ी एक्टिव है। अब कल ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, ओसामा साहब हों, हिना साहब हों, दिवंगत सांसद रहे शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे ने आरजेडी की सदस्यता ले ली। कहा जा रहा है कि जो जनसंवाद यात्रा तेजस्वी कर रहे हैं उसमें भी उसके भी हिस्सेदार बनेंगे ओसामा। इसके अलावा बेलागंज हो, इमामगंज हो, रामगढ़ हो या तरारी हो, इन सभी जगहों पर मुस्लिम वोट को साधने के लिए ये एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। खासकर बेलागंज और इमामगंज की बात करें, चूंकि वहां से AIMIM जो है वो चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, AIMIM की हम जब बात कर रहे हैं तो 2020 में 5 सीटें जीती गई इनके द्वारा। इस बार एक बड़ी चुनौती के तौर पर खासकर मुसलमान वोटों के हकदार के रूप में खुद को पेश करें। हमारे साथ राणा रंजीत सिंह मौजूद हैं, AIMIM नेता हैं, शिवहर से लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। कल के डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा जा रहा है? आप लोगों का फियर है, मतलब डर है, या ये साथ रहा था, बीच में थोड़ी दूरी आ गई थी, फिर से लोगों पास साथ हो गए? देखिए, आपको याद होगा गोपालगंज जब उपचुनाव हो रहा था, और मुझे ख्याल है कि लगभग हर व्यक्ति ने कहा था कि एक कप चाय जा करके शहाबुद्दीन साहब के परिवार के यहाँ पी लीजिए और एक तस्वीर वायरल कर लीजिए, तो आप चुनाव जो है 10,000 15,000 से जीत जाइएगा। लेकिन तेजस्वी जी को वो स्वीकार नहीं हुआ। उनका जो अहंकार था वो चरम पे था कि भाई मैं क्यों जाऊँगा, मुझे क्या मतलब है, इस तरह का अहंकार था। लेकिन और वही हुआ, मुसलमानों ने नकारा और जो है उपचुनाव को आरजेडी ने हारा। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे लगातार, चूँकि जिस भी विधायक को मुस्लिम का वोट मिलता है वो बड़ा चिंतित है, उसको असलियत मालूम है। और ख़ास करके जिस तरीके से AIMIM के प्रति लगाव लोगों का बढ़ रहा है, वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ने की जब बात आई तो कहाँ आरजेडी ने कुछ बोला, कहाँ कोई ईमेल करवाया, कहाँ कोई गतिविधि किया, किसी तरह का कोई नहीं। एक स्टेटमेंट ट्विटर पर डाल देना वो काफ़ी नहीं होता है। आपका जो रीड है आपके पार्टी का, जब वो तकलीफ़ में है, वो दुख में है, तो आप उसके साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन MIM खड़ा है, हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। हम लोग का जो पार्टी का नारा है जय भीम जय मीम, निश्चित रूप से हम लोग उस फाउंडेशन में, हम लोग मुसलमान का फाउंडेशन लेकर के चलते हैं। तो मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई है कि अकेला एक शेर असदुद्दीन ओवैसी, कहते थे पहले लोग, मुसलमान अब माफ़ी मांगते हैं कि भाई हम लोगों से गलती हो गई। वो कहते थे यार 1-2 MP हो जाइएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन अब वही मुसलमान कह रहा है कि नहीं भाई, मान गए। अकेला एक MP भी पूरी क़यादत की लड़ाई, पूरे समाज की लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ सकता है, ये हम लोग को अंदाज़ा नहीं था। ये गलती हुआ। और लोकसभा का चुनाव मोदी का चुनाव था। मोदी का थोड़ा भय आज भी मुसलमानों में बहुत अधिक है। लेकिन विधानसभा में आप देखिएगा 5 विधायक हमारे थे, 50 विधायक का लक्ष्य हम लोग जीतने का लेकर के चल रहे हैं। लगभग सभी सीटों पे लड़ने का भी हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। अलग अलग 3 कैटेगरी में हमने सीटों को बांटा है। लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जहाँ 20% से अधिक मुसलमान की आबादी है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा है। लगभग हम लोग 80% सीट पे हम लोग लड़ेंगे, और गठबंधन होता है तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे अपना ये है। तो जो ओसामा साहब और हिना मैडम ने पार्टी को ज्वाइन किया है, उसमें लोगों को बड़ा तकलीफ़ है। हम लोग सोशल मीडिया में अगर आप रिएक्शंस देखिएगा, देखिए शहाबुद्दीन साहब जाने जाते थे अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए। आपको याद होगा जब वो जेल से बाहर निकले थे, उन्होंने कहा, और दोबारा जेल चले गए केवल इसीलिए कि उन्होंने नीतीश कुमार के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री उन्होंने बोला, जिसकी वजह से दोबारा जेल जाना पड़ा। और उसी
उसी कांड की वजह से जेल में रहे और जेल में तबीयत खराब हुई और जो भी चीज़ें हुई उनकी लाश को जो है बिहार या सिवान तक आने नहीं दिया गया और आरजेडी चुप रही, पूछने तक नहीं गया, हालचाल लेने नहीं गई। जब बेवा हो गई, वो परिवार अब मजबूर था, तब आपने उसकी चिंता नहीं की। अगर हिना साहब के खिलाफ कैंडिडेट आरजेडी का नहीं होता तो 110% हिना मैडम आज लोकसभा में होती, सदन में होती, और वही श्रद्धांजलि होता शहाबुद्दीन साहब के लिए। इतना किया है उन्होंने आरजेडी के लिए, लेकिन आज उनको कब याद किया गया? अब जब महसूस किया कि भाई अब ये काम नहीं चलने वाला है, मुसलमान जो है एमआईएम की तरफ बहुत तेज़ी से झुकाव उनका बढ़ता जा रहा है, या जनसुराज भी अच्छा प्रयास कर रही है, उनकी तरफ भी जा रहा है, इसको मैं इनकार नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई है और आनन फानन में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को उन्होंने ज्वाइन कराया, हाथ पैर जोड़ करके। जो है अहंकार था, वो पूरा अहंकार अब ख़त्म हो गया। अब उनको समझ में आ गया तेजस्वी यादव को कि ये अंतिम मौका है, अगर इसमें चूके तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20 सीटों पे आरजेडी चली आएगी, जो एक टाइम था जब 22 सीटें उनके पास थी। तो ये उनका अंतिम मौका है, अगर भी कहीं चूकते हैं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और लालू जी भगवान न करे अभी स्वस्थ रहें, आने वाला 50 साल हम लोग के गार्जियन स्वरूप रहे हैं, वो रहें, मार्गदर्शन दें। तो बिल्कुल लालू जी ने समझाया होगा कि राजनीति में अहंकार का कोई जगह नहीं होता है, तो अहंकार को त्यागा। लेकिन शहाबुद्दीन साहब आज जहाँ भी होंगे, अगर जन्नत से देख रहे होंगे तो बड़े तकलीफ़ में होंगे। ये उनका स्वभाव नहीं था, इस तरीके से हार करके, इस तरीके से टूट करके और इतने इसमें जा करके उसमें ज्वाइनिंग करना वो कहीं से अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक है, एमआईएम की वजह से अगर उस परिवार को सम्मान मिला, या मुस्लिम समाज या मुस्लिम वोटर्स को सम्मान मिलता है, जहाँ भी एमआईएम चुनाव लड़ती है वहाँ पे जो है आरजेडी के कैंडिडेट मुस्लिम वोटर को पास जाते हैं वोट मांगने, अन्यथा तो जाते भी नहीं हैं। उनको मालूम है ये बंधुआ मजदूर है, दरी बिछाने वाले कौम है, ये क्या करेगी, कहाँ जाएगी, मजबूर कौम है, हमें ही वोट देगी। तो बदल रहा है। अभी आप राणा जी आए हैं घूम कर इमामगंज बेलागंज से, आपको सोशल मीडिया पर तस्वीरें में देख रहा था। दोनों इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑन एन एवरेज 50-50 हज़ार वोट इमामगंज में भी है, बेलागंज में भी है। अगर वहाँ पर उसामा साहब जाते हैं, हिना साहब जाती हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ, चूँकि तेजस्वी के लिए ये नाक की लड़ाई है, लगभग 3 सीटों पर उनके विधायक रहे हैं, तो क्या लग रहा है इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, माहौल बदलेगा उन जगहों पर, मुसलमान वहाँ के क्या सोच रहे हैं? ये उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये लोगों ने महसूस कर लिया कि ये डरे हुए हैं, ये अभी ये स्टेप नहीं करना चाहिए था। कोई समझदार राजनेता अगर होता तो ये ऐसा अभी नहीं करता। आपने दिखा दिया कि मेरे अंदर डर है, तभी मैं फटाफट उनको शामिल करा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है कि भाई आप जिसके दरवाजे पे जाना पसंद नहीं करते थे, कप चाय पीना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनके जनाजे में जाना पसंद नहीं किया, आज जब ज़रूरत पड़ा था आप उनको लेकर के आए। इसका मतलब है कि आज आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आज आपकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आज की डेट में सोशल मीडिया में जा करके देखिएगा आप, जो आरजेडी के पदाधिकारी होंगे बस वही, उसके अलावा जितने भी मुसलमान समाज है सबको तकलीफ़ है इस बात से कि ये बहुत कमज़ोर फैसला ये इस परिवार ने लिया है। शहाबुद्दीन साहब अपने माने मर्दानगी के लिए एक शेर के रूप में जाने जाते थे, ये स्टेप जो है बिल्कुल उनको बड़ा तकलीफ़ दे रहा होगा, ऊपर से वो देख रहे होंगे। तो लड़ाई कैसी लग रही है बेलागंज और इमामगंज में, चूँकि 2 ही सीट पर अभी आपके प्रत्याशी हैं और अब इतने पर ही लड़ेंगे, नामांकन तो हो गया। बिल्कुल, दोनों जगह बहुत मजबूती से हम लोग लड़ाई में हैं। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो भी जीते हुए या जो बड़े एनडीए और एनडीए के जो गठबंधन के जो पार्टियां हैं, एक ही जाति के कैंडिडेट हैं। बेलागंज की बात करें, दोनों यादव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोनों मजबूत यादव हैं, तो यादव वोटों का बिखराव हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम वोट इंटैक्ट रूप से एमआईएम की तरफ है, वो आरजेडी के साथ नहीं जा रहा है, वो आरजेडी के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है, सुरेंद्र यादव का भी सीट बिल्कुल नहीं। जो व्यक्तिगत उनसे जुड़े हुए हैं वो केवल वही उनके साथ हैं, क्योंकि ये उनको मुस्लिम को मालूम है कि इससे सरकार बनना बिगड़ना नहीं है। तो ये एक अवसर की तरह वो देख रहे हैं कि भाई ये मौका हम लोग को मिला है कि जरा अपनी गिनती को गिना दीजिए, अपनी ताकत को दिखा दीजिए। अरे भाई इतने दिन तक वाई था तो एम खड़ा था पीछे, और एमआईएम ने तो मंच पे कहा था कि अगर आरजेडी किसी मुस्लिम को टिकट देती है तो हम नहीं लड़ेंगे। अरे भाई इतने दिन तक वाई को जिताया, एम वाई का कॉम्बिनेशन है, दोनों का संख्या 70-70 हज़ार है। तो ये लेकर के लोगों में तकलीफ़ है कि भाई किसी मुसलमान को भी मौका मिलना चाहिए था। फिर से पहले पिताजी ने 35 साल तक राज किया, बेटे को मिले, फिर पोते को मिले, फिर उसके बेटे को मिले, तो इससे अच्छा है कि चुनाव बंद कर दीजिए, दस्तखत करा दीजिए कि भाई यहाँ चुनाव नहीं होगा, यहाँ सुरेंद्र यादव जी के परिवार को परमानेंट सीट विधायक का दे दिया जाए और उधर मांझी जी के परिवार को परमानेंट सीट दे दिया जाए, चुनाव नहीं कराया जाए। ऐसी परिस्थिति में यही करना चाहिए। तो बेलागंज में 2 यादव लड़ रहे हैं, वैसे ही आपको इमामगंज में 4 मांझी लड़ रहे हैं। एक जो आपको आज़ाद समाज पार्टी के भी विश्वास मांझी लड़ रहे हैं, बाकी दोनों रोशन मांझी और दीपा मांझी लड़ रही हैं।
तो ये वहाँ भी लगभग 60,000 मुसलमान हैं। तो मुसलमान के साथ दलित का भी, चूँकि हमारे कैंडिडेट पासवान हैं वहाँ पे। जनसुराज से भी एक पासवान है, लेकिन आप लोग गिनते ही नहीं है उनको। नहीं, ठीक है, जनसुराज अभी प्रयास कर रही है, पहला उनका मौका है और ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कोई पार्टी खड़ी होती है तो अच्छा प्रयास है, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ। बहुत हिम्मत दिखाया प्रशांत किशोर जी ने चुनाव लड़ करके, चूँकि वहाँ उनकी यात्रा हुई नहीं है तो थोड़ा आनन फानन में डिसीजन उन्होंने ले लिया। समझदारी यही होता कि शायद अभी चुनाव नहीं लड़ते तो बेहतर होता, क्योंकि कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो अच्छा माहौल बन रहा था, लेकिन ये जल्दीबाजी में डिसीजन जो है चुनाव लड़ने का लेना, मुझे लगता है व्यक्तिगत कि अच्छा नहीं था। आप जरा पदयात्रा कर लेते, संगठन तैयार कर लेते, उसके बाद लड़ते तो और बेहतर करते। लेकिन फिर भी अच्छी जो उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं लोग, पहली बार उनको कोई सिंबल मिलेगा, अभी तक तो सिंबल को जानता नहीं है। तो सबसे मुश्किल काम है, जो इलाका इमामगंज जैसा जो जगह है वो तो बिल्कुल गरीब और पिछड़े लोगों का है, अनपढ़ लोगों का है, कम पढ़े लिखे लोगों का है, तो सिंबल बताते बताते समय बीत जाएगा। तो बड़ी पार्टियों को उसका फ़ायदा मिलता है और हम लोग का भी सिंबल पतंग पूरे इसमें हर एक व्यक्ति जानता है। तो निश्चित रूप से अच्छा प्रयास कर रही है जनसुराज, लेकिन लड़ाई में कहीं नहीं है। और आप बोल रहे थे राणा जी कुछ मांझी की लड़ाई, सिर्फ मांझी हैं और आप नहीं एक पासवान। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इमामगंज की बात करते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि एक तो 4 मांझी कैंडिडेट लड़ रहे हैं और चिराग पासवान का और जीतन राम मांझी का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो चिराग पासवान को मैं चैलेंज करता हूं कि आके मांझी जी के लिए आप प्रचार करिए। आज एनडीए की मीटिंग चल रही है ना, तो इसमें तय हो जाए कि चिराग पासवान आकर के इमामगंज में आके मांझी जी के लिए वोट मांग के दिखा दें, तो जो है पासवान उधर नहीं जाएगा। और पासवान हमारे कैंडिडेट जो कि ज़मीनी नेता है, बहुत जिला परिषद में बहुत कम वोट से हारे थे। और जो डॉक्टर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज से, उन बेचारे अभी नए नए हैं, उनका पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है जो पासवान समाज से आता है, उसका पहचान बहुत अधिक है, लगातार समाज में रहा है। जिला परिषद थोड़े वोट से रह गया, समिति लगातार वो लड़ते आ रहे हैं, संघर्ष ज़मीन पे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा उनका पकड़ है। और मुसलमान भाइयों का एक तरफा साथ उनको मिल रहा है, तो मुसलमान और पासवान और उसका जो है कॉम्बिनेशन बनता नज़र आ रहा है। फॉरवर्ड समाज भी हम लोग के साथ आ रहा है, क्योंकि उनको एक ये है कि हमारा कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट है, बाकी लोग बाहरी कैंडिडेट हैं। मांझी जी भी दूसरी जगह से आते हैं, उनका घर इमामगंज में नहीं है, हमारा कैंडिडेट वहीं का निवासी है। तो उसको लेकर के हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और आने वाला अभी 10 दिन में आपको नज़र आएगा जब एक तरफा माहौल हमारे कैंडिडेट के पक्ष में होगा। चूँकि हम जैसी छोटी पार्टियों के लिए, चूँकि अभी अब शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग के लिए उपचुनाव जीतना आसान होता है। क्योंकि जो बड़ा चुनाव होता है उसमें लोगों को लगता है कि नहीं भाई फलाना को मुख्यमंत्री बनाना है, चिलाना को मुख्यमंत्री बनाना होता है, तो लोग सरकार बनाने की चिंता करते हैं। लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं होता है। तो उपचुनाव में हम लोग यही बोलते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की लड़ाई कौन लड़ा, मुसलमान की लड़ाई कौन लड़ रहा है, दलित की लड़ाई कौन लड़ रहा है, सदन में कौन आपकी बात करता है। और दूसरा कि अगर आपने MIM को जिता दिया तो एक एक मुसलमान इस बात को जानता है कि RJD वाले भी अधिक टिकट मुसलमान को 2025 में देना पड़ेगा, और उस सीट से अगली बार तो पक्के तौर पे देगी, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये बात मुसलमान भाइयों को समझ में आ गया है कि ये जो लड़ाई है अपनी क़यादत को मजबूत करने की लड़ाई है, और कैसे अगले 2025 में अधिक से अधिक मुसलमान विधायक बन सके, टिकट पा सके। अगर MIM को जिता दिया तो निश्चित रूप से वो काम होगा। तो बहुत दोनों जगह हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में है। और रामगढ़ में भी जो है, चूँकि बसपा को पिछले बार हम लोगों ने समर्थन दिया था, बात चल रही है, अभी देखते हैं। मायावती जी से बात हो रही है, क्योंकि पिछले बार हम लोगों ने समर्थन में उनको मदद किया था रामगढ़ में। चलिए, तो देखिए अब लड़ाई किधर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन RJD जो है उसकी बेचैनी दिख रही है। अब इस बार लिटमस टेस्ट इस बात का भी हो जाएगा कि शहाबुद्दीन के परिवार के RJD में आने के बाद भी कितने मुसलमान जो हैं वो AIMIM के साथ रहते हैं और कितना मुसलमानों का वोट एक बार फिर से RJD की तरफ ट्रांसफ़र होता है। इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।